हमारे साथ खास मुलाकात प्रोग्राम में आज मौजूद हैं अररिया के सांसद प्रदीप सिंह जी, और इनसे खास तौर से हम जानना चाहें कि अररिया का जो डेवलपमेंट हुआ है वो किस तरह से हो रहा है और इनके प्रोजेक्ट में और क्या क्या प्राथमिक चीज़ें हैं जिसको ये करना चाहते हैं और अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। सर, हमारे दर्शकों के बीच आपका स्वागत है और आपसे सर हम जानना चाह रहे हैं कि अररिया के डेवलपमेंट के लिए जो अभी आपके तरफ से काम किया जा रहा है, किन किन चीज़ों को फोकस कर रहे हैं सर? देखिए, अभी तो 1 साल पूरा हमारा हुआ है। इससे पूर्व भी 9 से 14 में सांसद था, उस समय का भी डेवलपमेंट हुआ था। बीच में नहीं रहने के कारण 1 साल में मैंने लगभग प्रधानमंत्री पुल 150 ब्रिजों का मैं काम करवाया हूँ। लगभग लोकसभा सत्र से पहले मैं 90 ब्रिज का शिलान्यास करके हाउस में मैं गया था दिल्ली, और मुझे लगता है कि करीब करीब सभी ब्रिजों में काम शुरू हो गया। लॉकडाउन की वजह से काम में धीमी हुई, 2-3 महीने से तो बंद ही था, लेकिन आज 15 दिनों से काफ़ी काम में तेज़ी आया है। तो 150 लगभग ब्रिज है, और प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बिहार में फेज़ 2 में पहले 12 फीट चौड़ी सड़कें होती थी और 20 mm उसकी मोटाई होती थी, और हमारे ज़िला में 350 या 60 किलोमीटर सड़कें हुआ है, और बिहार में सर्वाधिक हुआ है। और अब वो 18 फीट चौड़ी होगी और 75 mm मोटी होगी, जिसका हमने टेंडर करवा दिया है। लंबी लंबी सड़कें हैं। एक ऐतिहासिक बांध डोम सड़क है, उधर थाना पलासी चढ़ागाछ किशनगंज जिला का बॉर्डर से फारबिसगंज तक 45 किलोमीटर लगभग। उसी तरह से अररिया शहर से निकलती है सड़क वहाँ पलासी थाना तक। तो कई सड़कें मैंने करवाया है, ज़िले के नरपतगंज हर प्रखंड को टच किया, सिकटी हर जगह ये करवाया है। तो वो सड़क भी अब अभी शिलान्यास होने वाला है। कई जगह जयनगर से माथावा जो रोड है उसका काम शुरू भी हो गया है, और MMGSY के तहत मुख्यमंत्री सड़क बहुत सारा काम हुआ है। लेकिन चलिए, सड़क पुल पुलिया तो ये तो मान लीजिए बन ही रहा, ये बचेगा भी नहीं 5 साल में। सबसे बड़ी समस्या है हमारे इलाके में बाढ़, जो कोसी में से के तबाही से हम लोग आज नेपाल में अगर 3 दिन बारिश हो जाए तो हमारे यहाँ बाढ़ आ जाती है। क्योंकि जितनी छोटी छोटी नदियाँ हैं, चाहे वो परमान हो, बकरा हो, नोहंद्रा हो, कनकई हो, सुरसर हो, अनेक नदियाँ हैं जो पानी बारिश होने के बाद यहाँ बाढ़ आ जाती है, और बाढ़ में फसल तो बर्बाद होता ही है। हम लोग जो रोड पुल सड़क बनाते हैं वह भी लेके चला जाता है बाढ़ में, और जानमाल का भी नुकसान होता है। हमने अभी सदन में लोकसभा चल रहा था, संपूर्ण सीमांचल और कोसी की बातों को रखा था, और व्यक्तिगत रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मैंने समय लिया था और मिल के 8 सूत्री मांग दिया था, जिसमें था कि बाढ़ मुक्त अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, ये जो हम लोग बाढ़ से तबाही होती है ये मुक्ति मिले। परमानेंट इसका निदान होना चाहिए। सभी नदियों का तटबंध होना चाहिए, या तो नेपाल सरकार से संपर्क करके वहाँ पे डैम बनना चाहिए। और उसी कड़ी में अभी 5 दिन पहले भारत सरकार के एक सर्वेयर टीम भी यहाँ आ गया। तो क्या कहा सर प्रधानमंत्री से जब आप मिले, तो प्रधानमंत्री जी का क्या कहना हुआ इस मामले में? प्रधानमंत्री ने कहा कि आप दे दीजिए। 8 सूत्री मांग में सबसे पहला मांग था ये बाढ़ का। दूसरा था कि मक्के का जो खेती होती है हमारे इलाका में काफ़ी, आज किसान मक्का का कोई ख़रीदार नहीं है, कोई बेचने वाला, कोई ख़रीदने वाला नहीं है। पूर्णिया के गुलाबाग में साउथ के लोग आके, मद्रास से, चेन्नई से, कलकत्ता से, दिल्ली से लोग आके मक्का खरीदता है, क्योंकि उधर ही मक्के का फैक्ट्री है, और मक्के से बहुत सामान बनता है, सैकड़ों प्रकार का सामान, जैसे स्टार्च बनता है, उसका ग्लूकोज बनता है, कॉर्नफ्लाई बनता है, अनेक चीज़ बनता है। उसका छिलका का जो वो ऊपर का भाग जो होता है, उसका जो दवाई का कैप्सूल का जो ऊपरी भाग है वह बनता है। तो आप सोचिए कि मद्रास, चेन्नई से लोग आकर के यहाँ मक्का खरीद के लेके, यहाँ का कैरेज दे के, वहाँ सामान बना के भारत और दुनिया में बेचता है, उनको कमाई होती है। और मेरा मानना है कि मक्के का मुख्य फसल यहाँ है। अगर यहाँ पे ये फैक्ट्री उद्योग लग जाए तो निश्चित रूप से यहाँ के लोगों का मक्का का उचित मूल्य मिलेगा। मक्के का खेती भारी मात्रा में हो रहा है, आज किसान तबाह है।
मक्का खरीदार नहीं है। चूँकि संक्रमण की वजह से, महामारी की वजह से आज वो लोग साउथ के लोग गुलाबाग खरीदने के लिए खरीदार नहीं आ पाया। वहाँ भी उद्योग बंद है, फैक्ट्री, तो इसलिए यहाँ पे उद्योग लगना चाहिए। इस तरह का कई मांग था, जैसे फारबिसगंज का एक एयरपोर्ट है। कुछ भरोसा मिला है सर कि नहीं? बिल्कुल 100% माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि मैं जानता हूँ कि सीमांचल के लोग, वो पिछड़ा इलाका है, और पूरे पूर्वांचल जैसे बिहार, बंगाल, यूपी, उड़ीसा, असम, ये जो 5-6 राज्य है, हम पिछड़े राज्यों में हैं। और माननीय प्रधानमंत्री पहली बार कहा है कि हम पिछड़ी जो राज्य है उसको बराबरी में लाना चाहते हैं। इसी का कड़ी था कि प्रधानमंत्री देश में कभी कोई जिला का चिंता नहीं किया था। उन्होंने जिला वाइज सर्वे करवाया है। भारत में 113 जिला आया है, जिसमें अररिया भी है, उसमें हमारा जिला, जो पिछड़ी राज्यों में, पिछड़ी जिला में यह गिनती आया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड, पुल, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन तमाम मुद्दों पर ये मैंने सर, क्या आपको ये यकीन हो रहा है कि प्रधानमंत्री से मिलने के बाद उनका जो भरोसा मिला है वो काम होगा? बिल्कुल होगा। मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे तो मुझे लगता है सब होगा। आप लेकिन सर, सवाल मेरा ये भी है कि वही मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, वो आए थे बाढ़ के समय में इस एरिया में और कह कर गए थे कि 500 करोड़ दिया जाएगा, लेकिन नहीं तो सर्वे हुआ, नहीं तो रुपया दिया गया। अभी आप 2 दिन के बाद आइएगा तो सर्वेयर टीम भी मिल जाएगा। हमारे यहाँ पूरी टीम आ गई है बाढ़ का, ये नदियों का सर्वे करने के लिए। आपको नंबर मैं दे दूंगा, आप बात कर लीजिए। ये तो सर, जो आने वाली बाढ़ है उससे निपटने के लिए जो तैयारियां की जा रही है, लेकिन उस समय जो क्षति हुई थी उसके बारे में कहा गया था कि हम उनको क्षतिपूर्ति के लिए देने जा रहे हैं, लेकिन क्षतिपूर्ति तो सब दिन दिया जा रहा है। कब क्षतिपूर्ति नहीं दिया गया है? आप सोच सकते थे इतना बड़ा देश, भारत के प्रधानमंत्री संक्रमण के घड़ी में चावल, दाल, लगता था कि उनको मालूम था, उनको अनुभव था, अगर जनधन खाता नहीं खुलवाता तो खाते में पैसा जाता। ये डिजिटल इंडिया बना के गरीब का खाते में, लोगों का खाते में पैसा पहुंचा दिया। जो पेंशनधारी थे, वृद्धा, विकलांग या विधवा पेंशन, सबके खाते में पैसा गया। लेकिन उससे पहले तो सर बैंक वाला बहुत गरीबों का रुपया काट भी लिया ना। देखिए, बैंक वाला काट लिया, जो जांच कराएगा वो जेल जाएगा, FIR होगा। सरकार सिर्फ काम नहीं करती है, आपके जैसे लोग, जैसे आप मीडिया के लोग हैं, आप लोग भी समाज का आईना है, ये सबको जगना पड़ेगा। अब वो CSP में किसी का टाका चोरी कर लेता है तो इसकी शिकायत होनी चाहिए, लोगों को प्रोटेस्ट करना चाहिए, कंप्लेंट करना चाहिए, तभी नहीं FIR होगा। लेकिन सर, इसमें SBI वालों ने कहा कि RBI का हम लोग का एडजस्टमेंट हो गया, उनका निर्देश हमको प्राप्त है, हमारा उनसे हमारी बात हो गई है, 3000 से कम जो भी अकाउंट में रखेंगे तो उनका इस हिसाब से कटेगा 150 रुपये करके। तो ये तो इसको आप क्या कह सकते हैं सर? देखिए, अब मुझे बस जानकारी नहीं कि SBI वाला ने क्या कहा, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जो अभी देखा वो कभी नहीं देखा। हम लोगों ने कोई किताब में नहीं पढ़ा कि इतना बड़ा महामारी हुआ, पूरे दुनिया में लॉकडाउन हो गया और आपके प्रधानमंत्री का दुनिया प्रशंसा कर रही है। WHO परेशान है कि भारत में 50% लोग संक्रमित होता, आधे से अधिक लोग। कितने मरेंगे? क्योंकि अमेरिका, जापान, चीन से हम बहुत पीछे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, मेडिकल के मामले में। तब भी प्रधानमंत्री ने सही समय में सही फैसला लेकर लॉकडाउन किया और संक्रमण रुक गया। तो सर, क्या इसका प्रशंसा हो रहा है? तो सर, क्या इसको हम लोग अच्छे दिन कह दें? बिल्कुल अच्छे दिन है। आपको अच्छे दिन नहीं लग रहा है क्या? हमको तो लग रहा है कोरोना महामारी है, परेशानी वाली दिन। नहीं, महामारी आपके लिए है कि पूरी दुनिया के लिए है? हमारे यहाँ मृत्यु रेट 3% है, 2.25% है। अब बहुत, और रिकवरी देखिए कितना हो रहा है। ये प्रधानमंत्री की इच्छा शक्ति का देन है। आपको नहीं लगा कि प्रधानमंत्री को कितना लोग मानते हैं? एक बार कह दिया ताली बजाओ, किसके लिए? कोरोना में जो काम करता है, डॉक्टर्स के लिए, पैरामेडिकल्स के लिए, पत्रकार के लिए, मीडिया वाले के लिए, आप लोग भी लड़े हैं सबके लिए। क्यों? हमारे विरोधी कहा कि थाली बजाने से कोरोना भागता है। मकसद वो नहीं था। पूरे भारत का लोग, जो कोरोना में डॉक्टर्स लोग, पैरामेडिकल के लोग, पत्रकार लोग, पुलिसकर्मी जो काम कर रहे थे, उनको प्रोत्साहित करने के लिए कि संपूर्ण भारत आपके साथ खड़ा है। हम नहीं है, पूरे भारत खड़ा है, आप काम करो, उसका हौसला अफजाई के लिए।
और सर वही हम जानना चाह रहे हैं कि जिस तरह से पूरा भारत उनके पीछे खड़ा है मजबूती के साथ, जी, क्या प्रधानमंत्री जी उतनी ही मजबूती के साथ जनता के साथ खड़े हैं, देश के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं? 110%। एक साल मेरा नहीं हुआ है, आपको मैं डिटेल्स दे दूंगा। मेरे ज़िला में 1500 करोड़ का रोड पुल सड़क सेंक्शन हुआ है, ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा। आप 2 साल के बाद आइएगा, एक नया अररिया मिलेगा, नया भारत मिलेगा। अब चीन जो है पहले धमका देता था, अब हमारा सेना भी खड़ा है बॉर्डर पर। आपको नहीं लगता है कि 70 साल में जो काम नहीं हुआ माननीय प्रधानमंत्री कर दिया? कश्मीर को आज़ादी कब मिला? अभी मिला। कहते थे विपक्ष के लोग कि कश्मीर को 370 को छुओगे तो बारूद पर हाथ देना हो जाएगा। डर से किसी ने हिम्मत नहीं किया। आज हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान हो गया वहाँ कश्मीर। लेकिन ये बात तो ठीक है सर कि ये कश्मीर को आप अभी आज़ाद कह रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन भारत को क्या अभी आज़ाद कहेंगे या 47 में ही कहेंगे? आज़ादी 47 में मिला, लेकिन जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है अभी, दुनिया से रिश्ता अच्छा बनाया घूम घूम करके, और भारत का नाम आज दुनिया में सम्मान के साथ हो रहा है। इतना बढ़िया रिश्ता किसी ने नहीं बनाया, और न्याय के साथ उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास। आज देख लीजिए विकास हो रहा है चारों तरफ। हमारे यहाँ रेल आ रहा है अभी सुपौल टू अररिया। क्या माने कि मोदी जी से पहले जितने भी प्रधानमंत्री हुए उन्होंने देश के लिए कुछ नहीं किया? बिल्कुल, हमें अगर पूछिएगा ना तो 70 साल कांग्रेस के आज़ादी के बाद लगभग 60 साल कांग्रेस का लोग काम किया। इस मुल्क में सड़कें नहीं बनी। जब हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी आए, उन्होंने ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क रोजगार योजना आया। इतिहास गवाह है, पढ़िए आप उल्टा करके। आज़ादी के पहले शेरशाह सूरी एक जीटी रोड बनाया था। आज़ादी के पहले अशोक सम्राट गाछ वृक्ष लगाया था रोड में। 60 साल में इस मुल्क में सड़कें नहीं बनी थी, गांव में बिजली नहीं थी। 18,000 गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिजली पहुंचाया। और किसके विकास की बात करते हैं? अभी जो हमारे प्रधानमंत्री जो दिया है वो जन आरोग्य योजना, वो जन आरोग्य योजना से 50 करोड़ लोग लाभान्वित हुआ। एक व्यक्ति गरीब आदमी हमने दिल्ली में देखा है 25-50 हज़ार रुपया के चलते मरते देखा है। लेकिन आयुष्मान भारत जो कार्ड मिला है, वह कोई भी गरीब आदमी अब जाके दिल्ली में एम्स में नहीं अपोलो में इलाज करता है, प्राइवेट अस्पताल। तो सर क्या माने कि जो भी एजेंडा में था लोकसभा चुनाव के दरमियान पार्टी की, वो तमाम चीज़ों को कर लिया गया है? कर नहीं ले गया, हम करते जा रहे हैं। तो सर हम ये नहीं कहते हैं कि मैं सब चीज़ कर लिया हूँ, लेकिन जितने लोग किया है। अटल जी जब थे तो वो 4 लेन अररिया में देख रहे हैं ना, स्वर्ण चतुर्भुज, वो हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री अटल जी वाजपेयी का देन था। और अभी जो है प्रधानमंत्री सड़क से गाँव अटल जी चले गए, लेकिन योजना लागू है। इससे पहले नहीं आया था प्रधानमंत्री सड़क। तो सर अगर आपसे हम ये कहें कि कंपेरिजन करें कि अटल जी का भी 5 साल का कार्यकाल रहा है, मोदी जी का भी रहा है, आपको क्या लगता है किनके कार्यकाल में ज़्यादा बेहतर काम? बिल्कुल अटल जी का जो सपना था वो तो 18 पार्टी की सरकार को चलाते थे बेचारे, और अटल जी के मार्गदर्शन पर चलने वाले मोदी हैं। अटल जी का ही सपना को नरेंद्र मोदी जी पूरा करते हैं। उन्हीं का योजना था नदियों से नदी जोड़ने वाली, उन्हीं का योजना था ये सब, उन्हीं के मार्गदर्शन पर पार्टी चल रही है। अटल जी हमारे आदर्श, हमारे आइडियल है वो। और अटल जी साधारण लोग थे, इसलिए दोनों के कामों में अगर कंपैरिजन किया जाए तो सर किनको बेहतर मानता है, कितना बेहतर मानता है? नहीं, ये नहीं, आप इसको तोड़िए, ऐसे मत करिए ना। अटल जी अपने जगह में उस समय में अटल जी थे। जो हम कहते हैं जो अटल जी किया उससे पहले किसी ने नहीं किया। हम उदाहरण दिए ना। बोल सकता है कांग्रेस वाला हमने रोड बना दिया, गाँव में बिजली दौड़ा दिया। 18,000 बिजली तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। सर लेकिन हमारा सवाल ये है कि अगर किसी भी पार्टी के लोग हों और वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो देश का होता है। बिल्कुल होता है। अभी मोदी जी प्रधानमंत्री है तो क्या लगता है वो बीजेपी का है या पूरे देश का है? पूरे देश का प्रधानमंत्री है, भारत का प्रधानमंत्री है। कहाँ हम किसी का जनधन खाता में गया है तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके खाते में पैसा जा रहा है। पूरे देश का है सर। बिल्कुल। तो फिर आप ये कह रहे हैं क्या कि इनके पहले जो भी प्रधानमंत्री बने उन्होंने कुछ नहीं किया? जो ये किया वो नहीं किया।
सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखा दिया ना, पाकिस्तान में घुस के मारा है। तो सर्जिकल स्ट्राइक तो सर बयान आते रहा है कि पहले भी हुआ है, लेकिन हम लोगों ने कभी इसका प्रचार नहीं किया। बीजेपी वाले प्रचार करने में आगे हैं। देखिए, कोई प्रचार नहीं है। नशा बोल दिया, अमेरिका बोल दिया कि अब वो भारत नहीं है। पहले घुस के, अब घुस के मारते हैं। दुनिया में अमेरिका ओसामा बिन लादेन को उठा के ले गया था, कहा था। अभी सर जो भारत है, उस भारत का जो आधार रखा गया था, क्या मोदी जी ने रखा था? नहीं, मोदी जी कैसे रखेगा? पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना था एक भारत श्रेष्ठ भारत। उन्होंने ही कहा था एक कश्मीर में 370 हटना चाहिए। वो खुद बलिदान चले गए थे, दे दिया था। एक देश में एक निशान, एक पहचान, एक विधान होगा। ये झंडा लेके तो कश्मीर गए थे वो, और जेल में बंद करके उसकी हत्या कर दी गई थी। उन्हीं मूल मंत्र पर, सिद्धांत पर चल के पार्टी 50 साल लग गया पार्टी को, तब आज भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। तो हम कोनो प्राइवेट लिमिटेड पार्टी थोड़े हैं। हमारी पार्टी में वंशवाद नहीं है। उस पार्टी में वही एक ही परिवार के लोग होता है ना। हमारे परिवार में आज हम प्रधानमंत्री अटल जी थे, अब ये हुए, अब इसके बाद कौन होंगे ये कोई ठिकाना नहीं है। यहाँ आज़ादी है, स्वतंत्रता है, और पार्टी में एक ही परिवार के लोग अध्यक्ष होते हैं, वही मुख्यमंत्री होते हैं, वही प्रधानमंत्री होते हैं। सर ये पार्टी है। बीजेपी के लोग बार बार ये कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं कि एक परिवार की पार्टी है, उसी परिवार का काम चलते रहता है, वही आप देखिए। लेकिन सर ये भी तो बताइए ना कि उस परिवार के लोग आपके पार्टी में भी हैं। किस परिवार के लोग हमारे पार्टी में हैं? हमारे पार्टी में हमारे पार्टी में कोई आना चाहेगा तो हम नहीं लेंगे। नहीं, जब उस परिवार के लोगों से इतनी एलर्जी है। में एक बाप के 4 बेटे हैं, अलग अलग मत होता है ना। तो आपके पार्टी में आ जाने के बाद वो बेहतर हो जाता है। एकदम हमारे विचारधारा अच्छा लगा तब ना आया वो मेरे पास। हमारा विचारधारा, हम तो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हम परिवारवाद कहाँ हैं। अगर हमारा विचारधारा अच्छा लगा, आप जहाँ से बोल रहे हैं वहीं से मैं कहता हूँ, हम अच्छे लगे, हमारा विचारधारा अच्छा लगा, तब ना हमारे साथ आया। हम सरकार में तो हमारे विपक्ष में वो हैं, तो उन सबको राइट है पार्टी बनाने का। जनता क्या जिम्मेवार? 70 साल तक जो कह रहे हैं कि कांग्रेस का शासन रहा। आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस मुक्त होता नजर आ रहा है? अगर चुनाव होता है तो बीजेपी फर्स्ट होती है, तो सेकेंड क्षेत्रीय पार्टी नीतीश जी होते हैं। सर मुझे तो ये कांग्रेस थर्ड में फोर्थ रहता है। मुझे तो ये भी लगता है कि शाम होने के बाद सुबह होने के बाद शाम, ये प्रक्रिया है, तो ये तो चलते रहेगा। देख लीजिए, अब नहीं आएगा। अब समय बदल गया है, लोग बदल गए हैं। पहले का जमाना बदल गया, लोग अब डिजिटल इंडिया हो गया तो है। सर इसको क्या माने? क्या करता हूँ, आपका प्रधानमंत्री अभी क्या करते हैं ये सब देखता सर है। क्या माने इसको? आपका आत्मविश्वास माने या आपका गुरूर माने, क्या माने सर? नहीं, मेरा गुरूर नहीं है, मेरा आत्मविश्वास है। हम काम करते हैं। नरेंद्र मोदी जी जितना प्रधानमंत्री खटते हैं, जितना घूमते हैं, ऐसा प्रधानमंत्री हम किसी को खटते और घूमते नहीं देखा। अभी तुरंत देखिएगा अमेरिका में है, तुरंत देखिएगा इंडिया में आ गया, तुरंत देखिएगा गुजरात में मीटिंग कर रहे हैं। आपको लगता था कि प्रधानमंत्री जी इतना कोई खटने वाले आदमी है, इतना घूमने वाला आदमी है? प्रधानमंत्री बिहार में इंदिरा गांधी एक बार आई थी, यहीं पूर्णिया में, हम लोग देखने गए थे बचपन में, और हमारे 5 साल में प्रधानमंत्री 3 मरतबे 4 मरतबे आ चुके हैं हमारे यहाँ। तो ये घूमते रहने से को आप काम कहते हैं? नहीं घूमते, अरे घूमने मतलब घूमने से नहीं होगा काम। हम यहाँ बैठे हैं, जनता के बीच जाना पड़ेगा ना। घूमते रहने मतलब चुनाव में आते हैं, वो मेहनत करते हैं, घूमते ऐसे। आप वो कहा कि सोनिया गांधी का, कांग्रेस वाला कि प्रधानमंत्री गए हैं, घूमते रहते हैं देश में। 30-30 साल तक नेपाल नहीं गया प्रधानमंत्री, संबंध खराब हो गया, चाइना का दबदबा हो गया। तो अभी संबंध ठीक है आपका? क्या बिल्कुल ठीक किए हैं प्रधानमंत्री जी, हमारे 2 बार जा कर के ठीक किया है, नमक बंद करवा दिया था। अभी धमकी आ रही है प्रधानमंत्री नेपाल के, 24 घंटा में वापस भी ले लिया था। वो तो चीन के बहकावे में आया था, 24 घंटा में वापस ले लिया था। तो ये किस तरह का प्रभाव है? कभी आपको धमकी दी जाए? मैंने कहा कि 30 साल तक प्रधानमंत्री देश का नहीं गया। एक मुल्क में 10 साल 20 साल थे। भारत से सिर्फ भारत चलता है क्या? सिर्फ भारत से भारत नहीं चलता है, दुनिया से भी चलता है। यहाँ भी एक लोकसभा है, पटना में विधानसभा है, तो पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगह बरादरी में भी एक संयुक्त राष्ट्र। प्रधानमंत्री जी तो पाकिस्तान भी चले गए थे। बिल्कुल,
हम थोड़े पाकिस्तान से युद्ध करने के मूड में है क्या? हम किसी के ज़मीन हड़पने के मूड में है क्या? पड़ोसी से कोई झगड़ा नहीं करना चाहता। अटल जी भी जब प्रधानमंत्री हुए थे उन्होंने कहा था कि मैं पड़ोसी से रोज़ युद्ध नहीं करना चाहता हूँ, मैं समझौता करना चाहता हूँ, मिलजुल के रहो। और समझौता एक्सप्रेस खुलवा के गए थे अटल जी, और वो भी आए थे मुशर्रफ। आगरे के ताजमहल में 3 दिन बैठक हुई, लेकिन एक ही राग लगता था कि कश्मीर दे दो। फिर अटल जी, बात नहीं बनी और अटल जी कारगिल युद्ध भी किया, उसमें भी हराया। लेकिन सर हमारा सवाल ये है कि जब कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो राजनीति होती है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हमारा प्रधानमंत्री घूम घूम करके आज पूरे दुनिया में अच्छा छवि बनाया है। हमारा संबंध विदेशों से हुआ है। आज ये काम जो विपक्ष को करना चाहिए, मनमोहन जी से आप निकालिए लिस्ट, कितना दिन जाके नेपाल 30 साल तक प्रधानमंत्री क्यों नहीं गया? पड़ोसी मुल्क का चीन का दबदबा हो गया। लेकिन सर आरोप तो ये भी लग रहा है ना कि अब इतने दिनों में अगर कोई किसी दुश्मन, आपको 60 साल मौका मिले, आप कुछ तो किए नहीं। हम 5 साल में 6 साल में, आज तुम हिसाब मांग रहे हो हमसे। सर आप सवाल सर ये भी है ना कि लोग ये कह रहे हैं कि आप एक कमज़ोर देश, जो छोटा सा देश कमज़ोर देश है, उसको आप अपना दुश्मन बना रहे हैं। पाकिस्तान को, चाइना को क्यों कुछ नहीं करते? दुश्मन बना रहे चाइना को सर क्यों नहीं आप दुश्मन बना? चाइना को सर क्यों नहीं दिखाते? हमारे यहाँ रोज आतंकवादी भेजता है, बम फोड़ता है। चाइना अगर फोड़ेगा तो चाइनों से लड़ेंगे हम। अब देखें ना, डोकलाम में उसका भी सेना उधर से, तो मेरा भी लड़ गया है। चाइना अगर हमारा ज़मीन हड़प लेगा तो चुप रहेंगे नरेंद्र मोदी क्या? एक बात सुन लीजिए खुल करके, नरेंद्र मोदी भी कह दिया है कि 62 वाला भारत नहीं है, ये 2020 वाला भारत है। तो ये 62 हम चीन से भी लड़ सकते हैं। तो ये जो उपलब्धि आप गिना रहे हैं सर, 62 से अभी तक 2020 तक का, इच्छा शक्ति होती है। नरेंद्र मोदी को इच्छा शक्ति है काम करने का, डेवलपमेंट करने का। उन्होंने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतेंगे। और 5 साल काम किया तो कितना सीट आया था, और 5 साल के बाद 2019 में लड़ा तो सीट बढ़ा कि घटा मेरा? सर लेकिन वो 15 लाख दिया नहीं ना? नहीं दिया। आपको आश्चर्य लगेगा, 10-10 हज़ार रुपया एक व्यक्ति को कम से कम 4-4 हज़ार रुपया आया। मिनिमम 4 हज़ार, ऊपर 10 हज़ार रुपया तक आया है। 500 से 1000 से लेकर के जनधन खाते में आप पता लगाइए। और पर हमने ये नहीं कहा था कि हम 15 लाख रुपए, अगर पैसा विदेश से आ जाएगा तो इतना का एक एक व्यक्ति हकदार होगा। और उस पर काम चल भी रहा है। कब तक चलता रहेगा सर? जब तक चलता रहे। ये आपका कानून, अंतर्राष्ट्रीय कानून है। सर हम लोग उम्मीद में रहे कि मिलने वाला है, हम लोग को मिल रहा है। आपको नहीं लगता है कि 50 करोड़ लोगों को 5-5 लाख का इंश्योरेंस कार्ड बन गया? इसको डेवलपमेंट नहीं समझते हैं कि जो गरीब 25 हज़ार से मरता था आज जाके इलाज करा रहा है एम्स में। सर अब थोड़ा सा जो बिहार की राजनीति है उस 2022 तक सबका पक्के का घर बनवा देंगे, ये नरेंद्र मोदी का है। अब बन रहा है घर। सर अब थोड़ी सी बिहार की जो राजनीति है उस पर बात कर लेते हैं, चूँकि निकट दिनों में अब चुनाव भी होना है। तो सर क्या देख रहे हैं आप, इस बार कैसा रहेगा परिणाम, स्थिति क्या बनी हुई है क्षेत्र में? बिहार में कोई विपक्ष है नहीं, मेरा ये दावा है। और बिहार में जितनी सीटें आई है उससे बेसी सीट से हम लोग 2 गुना सीट लेकर सरकार बनाएंगे। बिहार में आपका मुख्यमंत्री होगा, बीजेपी मुख्यमंत्री देने जा रहा है? बिल्कुल नहीं। कल भी हमारे प्रधान में अमित शाह जी जनसंवाद में बोले हैं, और पहले भी बोला है कि नीतीश जी के नेतृत्व में जो है चुनाव बिहार में होगा। तो क्यों सर जी के पीछे चलने के लिए क्यों मजबूर हैं आप लोग? नहीं, हम पीछे कहाँ चल रहे हैं। 17 साल से हमारा संबंध है। छोटा दल को क्या करें, हम छोड़ दें? हमारे विचारधारा के साथ 17 साल का तो संबंध है, लेकिन बीच में सर थाली भी तो छीन लिया था। थाली देखिए, जब एक साथ काम करता है, फिर आ भी तो गए 1-1.5 साल में, बहुत दिन तो नहीं लगा। अगर हम बहुत खराब आदमी होते तो नहीं नाते। जिनके साथ था उनका, आप तो खराब नहीं थे, लेकिन उनको क्या कहेंगे जो चला गया फिर आ गया? नीतीश जी कारण जो रहे वो बताएंगे, चले गए। लेकिन नीतीश जी के ईमानदार लोग हैं ना, और उधर जो था बेईमान लोग था, उनसे पटरी नहीं खाएगा, ये सब जानता था। सर उन्हीं का ये नारा है कि भाजपा भारत जलाओ पार्टी है, उन्हीं का कहना हुआ है, नीतीश कुमार जी का वचन है ये। चलिए, जब वो विरोधी होंगे तो विपक्ष को बोलने का सब राइट है, बोले होंगे। लेकिन जब हम अच्छा नहीं लगे तो हमारे साथ कैसे आ गया? तो अभी तो सर उनके साथ बहुत बढ़िया गठबंधन है, और बिहार का विकास हो रहा है, और कोरोना महामारी में भी बढ़िया। सर सीट कितना लेंगे आप लोग? चुनाव में लड़ेंगे तो क्या बराबर सीटों पे लड़ेंगे आप लोग सर? ये तो पार्टी का
हमारे पार्टी में कोई नहीं कह सकता है कि कौन कहाँ लड़ेंगे, कितने से लड़ेंगे। ये हमारे पार्टी का संसदीय दल का फैसला होगा। उसी क्षेत्र का सर आप बीजेपी का नेतृत्व कर रहे हैं, तो सर इस क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उसको दूर करने के लिए, साथ साथ अपने लोकसभा क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने के लिए आने वाले दिनों में किन किन चीज़ों पर मुख्य तौर से आप फोकस करेंगे? देखिए, हमारा मुख्य मुद्दा है, मैंने कहा ना कि यहाँ बाढ़ आती है, बाढ़ सुरक्षात्मक बांध हो जाए और उस पर टीम भी आई है, सर्वे होगा। और एक दिन का काम नहीं है, सर्वे होगा, DPR बनेगा, टेंडर होगा। आपको आश्चर्य लगेगा, इसी जहाँ से आप बैठ के बात कर रहे हैं अररिया से, ये गूगल का युग है। आज़ादी के बाद जितने सांसद हुए अररिया का, किसी ने लोकसभा में खड़ा भी नहीं हुआ, कोई क्वेश्चन तक नहीं किया कि अररिया का सांसद है। अब गूगल में सर्च कीजिएगा तो मेरा ही नाम आएगा। मैं लगातार सदन में कोसी की बात, सीमांचल की बात, बाढ़ की बात, मक्का की बात, किसानों की बात, मेडिकल कॉलेज की बात, इंजीनियरिंग कॉलेज की बात, यानी जनता से जो जुड़ा हुआ समस्या है, बेरोजगारों की बात उठाता रहा हूँ और उसी का परिणाम है। और मैं चाहता हूँ कि संपूर्ण सीमांचल, संपूर्ण कोसी बाढ़ मुक्त हो। किसान मक्का उपजाता है, उसका उद्योग लग जाए, और लगाऊंगा ही। सर आप जिस तरह से कह रहे हैं कि गूगल पे सर्च करिए तो सिर्फ आपका नाम आ रहा है, बिल्कुल मेरा आएगा। तो यहाँ अररिया से पहले तस्लीमुद्दीन साहब भी सांसद रह चुके हैं, तो क्या उन लोगों ने कुछ नहीं कहा? आप गूगल अभी खोलिए, सर्च कीजिए, तो सर जो सांसद बोले होंगे पूरे भारत में, क्या बोले हैं दुनिया में, वो आपको आ जाएगा। लेकिन मेरे अलावा कोई सांसद, मैं सर्च किया हूँ इसका, इसीलिए। सर उस पर गूगल पे तो बहुत कुछ देता है सर। गूगल पे ये भी दे रहा है कि वर्ल्ड का स्टूपिड PM कौन है, तो सर उसको क्या सही मानेंगे आप? आपको मैं जानकारी के साथ बोल रहा हूँ, ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूँ। आप सर्च कर लीजिएगा। अररिया में मेरे अलावा 2009 में मैं बना था, तब भी बोला था। अभी लगातार मैं 10 बार खड़ा हुआ हूँ, तुरंत 10 मुद्दे लेकर के। मैं यह भी खोजा कि मेरे यहाँ का, हमारी भी उम्र 55 साल है और 55 साल से 20 बरस से तो सक्रिय राजनीति में हूँ। 25 बरस में मैं जानता हूं कि किसी ने लोकसभा में खड़ा नहीं हुआ। सर एक लास्ट सवाल करते हैं आपसे सर, कि लोग ये जानना चाहते हैं, लोगों को ये उम्मीद थी कि लोकसभा चुनाव में कम से कम इस क्षेत्र में, कोसी क्षेत्र में जो हमारा 2 प्रमंडल आता है, उसमें से कम पूर्णिया प्रमंडल में कम से कम 2 सीट तो बीजेपी लड़ेगी, लेकिन सिर्फ आप लड़ पाए। ऐसी क्या खास थी बात आप में थी जो आप पर विश्वास जताकर पार्टी ने आपको टिकट दिया? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, 22 सिटिंग MP बीजेपी में ऑलरेडी थे और 17 हिस्सा हुआ, तो पार्टी का था कि ज़्यादा से ज़्यादा सिटिंग MP को बचाया जाए। तो 22 में तो 5 ऐसे ही चला गया और नीतीश जी को 2 ही MP थे। तो यह पार्टी ने तय किया था कि हारी हुई जितनी सीट है, अब उधर भागलपुर से लेके, बांका से लेके यहाँ मधेपुरा, सहरसा तक सब हम लोग हारी हुई सीट थी। 5 सिटिंग सांसद हम लोग इधर से हारे थे। तो यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी का सिटिंग MP को 17 में 17 बचाया जाए, और नीतीश जी को तो सिटिंग MP था नहीं, इसीलिए नीतीश जी को हारी हुई सीट दिया जाए। तो इसी में समझौता हुआ। चूँकि पूरे 10 जिला में एक भी बीजेपी का MP नहीं हो रहा था, तो पार्टी ने, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड ने तय किया कि इस बीच में एक अररिया भारतीय जनता पार्टी के सांसद को रहना चाहिए। यह पार्टी का फैसला था। तो सर लोकसभा चुनाव में जिस तरह से आप कह रहे हैं कि 17 सीटों पर आप लोगों ने फैसला कर लिया, आपकी पार्टी ने फैसला किया कि चुनाव लड़ा जाए, तो क्या आपके मन में ये सवाल उठता है कि अब विधानसभा चुनाव आ रहा है, तो इसमें भी जो हो तो कम से कम 50-50 लड़ा जाए? ये मैं नहीं कह सकता हूँ, ये हमारे अधिकार की बात भी नहीं है। नहीं, डिमांड तो कर ही सकते हैं सर। नहीं कर सकते हैं। हमारे संसदीय दल, हमारे पार्टी डिमांड सर क्यों नहीं कर सकते? डिमांड करने में कोई डर तो नहीं? मैं नहीं करूँगा। वो पार्टी के नेतृत्व खुद बैठ करके हमारे प्रदेश इच्छा तो सर जाहिर कर सकते हैं। प्रदेश के अध्यक्ष हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड है, बिहार में कमेटी है, वो संगठनात्मक पार्टी हमारी होती है और इसमें हमारा बोलने का कुछ अधिकार भी सर, नहीं। आप अपनी इच्छा तो जाहिर कर सकते हैं कि नहीं कर सकता हूँ। ये हमारे दल का नेता बैठ के, ऊपर के शीर्ष नेता संसदीय दल ही करते हैं तय कि बराबरी होगा कि कम होगा कि बेसी होगा।
ये उन लोगों का काम करना है, मेरा काम करना भी नहीं। सर ने आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है और हमारे दर्शकों के बीच आए, आपने सर टाइम दिया। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी हमारे दर्शकों के बीच आप आएंगे और इसी तरह से सवालों का धन्यवाद, धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अभी मौजूद थे अररिया के सांसद प्रदीप सिंह जी। इन्होंने जिस तरह से अपनी बातें रखी हैं, निश्चित रूप से लोगों तक जब जाएगा तो लोग पसंद करेंगे इसको। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को भी काफ़ी अच्छा लगा होगा। खुशहालों के लिए सुमित के साथ में संजय कुमार।